कभी अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप देखकर ऐसा लगा है कि अरे ये पैसे गए कहाँ? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। 1 अप्रैल से ना इंडिया में सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसका असर सीधा सीधा हम सबकी जेब पर पड़ रहा है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये नई सैलरी स्लिप का पूरा गणित आखिर है क्या। तो सबसे पहले सीधे उसी सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। वो ये कि हाथ में आने वाली सैलरी यानी कि टेक होम सैलरी कम क्यों हो गई है। ये एक पहेली जैसी बन गई है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। यही सवाल है जो हर सैलरी प्रोफेशनल के दिमाग में घूम रहा है, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और पता लगाते हैं कि इस बदलाव के पीछे की असली वजह है क्या। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? एक तरफ तो बेसिक सैलरी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है वो घट गया है। मतलब ये कैसे हो सकता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस पूरे बदलाव की जड़ में ना एक नया नियम है। इसे सब लोग 50% रूल या 50% का नियम कह रहे हैं। तो समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये हमारी सैलरी पर असर कैसे डाल रहा है। तो हुआ ये है कि सबसे पहले सरकार ने वेजेस की परिभाषा ही बदल दी है। अब नए कोड के हिसाब से वेजेस का मतलब है आपकी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता यानी डीए और कोई रिटेनिंग अलाउंस अगर है तो उसका टोटल। और यकीन मानिए ये छोटा सा बदलाव ही पूरे गेम को बदल रहा है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो ये है कि आपकी सैलरी का ये जो वेजेस वाला हिस्सा है ना, वो अब आपकी टोटल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। बस यही वो एक नियम है जो सब कुछ बदल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही है। देखिए, इसके पीछे का इरादा काफी अच्छा है। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि हमारी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा हमारे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सिक्योर हो। मतलब ज्यादा पैसा हमारे पीएफ अकाउंट में जाए, हमारी ग्रेच्युटी बेहतर हो और लीव इनकैशमेंट की वैल्यू भी बढ़े। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, आज हाथ में पैसा थोड़ा कम लेकिन भविष्य के लिए सिक्योरिटी ज्यादा। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो पैसा कट रहा है वो आखिर जा कहाँ रहा है और कैसे हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। इस टेबल को देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए आपकी सीटीसी 50,000 रुपए है। पुराने स्ट्रक्चर में शायद बेसिक सैलरी 30% होती थी, तो आपका पीएफ कटता था 1,800 रुपए। लेकिन अब नए नियम के हिसाब से बेसिक कम से कम 50% होगी, यानी 25,000। तो अब आपका पीएफ कटेगा सीधा 3,000 रुपए। मतलब अब आपके पीएफ खाते में हर महीने ज्यादा पैसा जमा हो रहा है। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसे एक तरह की फोर्स्ड सेविंग या कहें कि अनिवार्य बचत मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। भले ही आज हाथ में थोड़ा कम पैसा आ रहा हो, लेकिन ये आपके रिटायरमेंट के लिए एक बहुत मजबूत फंड तैयार कर रहा है। सोचकर देखिए, जब आप रिटायर होंगे तो यही पैसा जुड़ जुड़ कर एक बहुत बड़ी रकम बन चुका होगा। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस नए सैलरी स्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और वो है हमारे टैक्स पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि भाई पुरानी टैक्स रेजीम चुने या नई वाली। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये जो नया वेज कोड है और जो इनकम टैक्स रेजीम है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक लेबर लॉ है, दूसरा टैक्स लॉ। लेकिन हाँ, वेज कोड में हुए इस बदलाव का असर हमारे टैक्स कैलकुलेशन पर ज़रूर पड़ सकता है। तो सवाल फिर वही है, इस नई सैलरी रियलिटी के साथ कौन सा टैक्स रेजीम चुनना चाहिए? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब सच कहूँ तो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। इसका जवाब ना आपकी फाइनेंशियल स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप एक प्लानर हैं, मतलब आपके पास होम लोन, एटीसी इन्वेस्टमेंट्स, एचआरए जैसी कई सारी डिडक्शंस हैं, तो शायद ओल्ड रेजीम आपके लिए बेहतर काम करेगी। लेकिन अगर आप एक सिंप्लीफायर हैं, जिन्हें बस कम कागजी कार्रवाई और सीधी सादी टैक्स कैलकुलेशन चाहिए, तो फिर नई रेजीम आपके लिए बनी है। देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। आपको खुद थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिंपल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी सारी डिडक्शंस की एक लिस्ट बना लीजिए। होम लोन, एटीसी, एचआरए, सब कुछ। फिर दोनों रेजीम, पुरानी और नई, दोनों के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट कीजिए। और आखिर में बस दोनों को कंपेयर कर लीजिए। जिसमें भी टैक्स कम बन रहा हो, बस उसी को चुन लीजिए।
तो अब जब ये सारी बातें साफ हो गई हैं, तो सवाल ये है कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। इन सारे बदलावों को समझने का सबसे पावरफुल टूल आपके हाथ में है, आपकी सैलरी स्लिप। इसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मत समझिए, ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का रोड मैप है। तो बस एक सलाह है, अगली बार जब सैलरी स्लिप हाथ में आए तो उसे बस फाइल में मत लगा दीजिएगा। थोड़ा वक्त निकालिए, उसे ध्यान से पढ़िए, एक एक कंपोनेंट को समझिए कि आपका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, और उसके बाद अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक स्मार्ट प्लान बनाइए। तो सवाल यह है कि क्या आप अपनी सैलरी स्लिप को सच में पढ़ने के लिए तैयार हैं?